डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। तो चलिए हम देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन सा है और क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। तो आप लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट यानी अनिश्चित, और या इसको आप लोग अनंत भी बोल सकते हैं या अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। तो देखिए, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होता है? तो हम लोग किसी भी चीज़ को जब गिनना शुरू करते हैं तो हम 1 से गिनना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि 0 से गिनना शुरू कर देंगे। तो जब हम किसी भी चीज़ को जब गिनना शुरू करेंगे तो कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? 1 से गिनना शुरू करेंगे। इसीलिए गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब देखिए, प्राकृत संख्याओं के बारे में और भी कुछ हम लिखे हैं। एनबी, एनबी का मतलब होता है नोटबुक। तो चलिए, जो ये ऑब्जेक्टिव में रहता है वो सब चीज़ हम आगे लिख दिए हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा है कि प्राकृत संख्याओं को एन से सूचित किया जाता है। देखिए, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एन से सूचित करते हैं। ठीक है। आगे है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर हमसे कोई पूछे तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होता है वो अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब है कि आप सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि अगर कोई कितना ही बोले तो आप उसमें एक जोड़ के बोल देंगे। तो इसीलिए प्राकृत संख्या, जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होती है उसको आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या को आप बता पाएंगे। देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। और यहाँ भी हम लिख दिए हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इस तरह से इस बिंदुओं को आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है पूर्ण संख्या। तो 0 से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और याद ये समझ लीजिए कि अगर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर 0 को शामिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या देखिए 0 से शुरू होता है और ये रहा 0, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट। ये भी क्या होता है? अपरिभाषित या अपरिभाषित बोलिए या अनंत बोलिए, इस तरह से आप बोल सकते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर्स, इस तरह से। अब देखिए, प्राकृत संख्याओं को सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, पूर्ण संख्या होगा ये। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। देखिए, पूर्ण संख्याओं किससे सूचित करते हैं? तो W से। या ये समझ लीजिए कि पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो W से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या डॉट डॉट है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगर कोई पूछे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है या अपरिभाषित बोल सकते हैं। ये अपरिभाषित का सिंबल है, या आप इसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं इंग्लिश में, जो भी है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आपको मेन बिंदु ये है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। देखिए, प्रत्येक प्राकृत, तो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 भी है, और पूर्ण संख्या में हम देखते हैं कि इसमें भी 1 2 3 4 सब है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या प्राकृत क्यों नहीं है? तो हम लोग देखे हैं अभी कि पूर्ण संख्या में 0 भी है यानी 0 भी है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। तो इसीलिए पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकता, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए, इस तरह से आप लोग देख लिए। और देखिए, यहाँ लिख भी दिए हम, जैसे 0 एक पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। और
देखिए आगे क्या लिखा है, आगे है पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक में क्या होता है कि ऋणात्मक संख्याओं, शून्य और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में क्या होता है कि माइनस वाला भी आ जाता है, प्लस वाला भी आ जाता है और जीरो भी आ जाता है। तो देखिए इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक को हम लोग आई से सूचित करते हैं। पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं? तो आई से। और शून्य न तो ऋणात्मक संख्या और न ही धनात्मक, याद रखिएगा ये जो शून्य है ये न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक। और एक चीज़, पूर्णांक में न तो सबसे छोटी संख्या होती है और न ही बड़ी। इसका कारण मेन ये है कि देखिए कि पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक अगर माइनस में ले जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा, जितना माइनस में बड़ा अंक लिखेंगे उतना ये छोटा हो जाएगा, और प्लस वाले को जितना बढ़ाएंगे वो बड़ा होगा। तो इसको हम कितना ही पीछे ले जा सकते हैं और इसको कितना भी आगे ले जा सकते हैं। तो इसीलिए पूर्णांक में न तो छोटी संख्या होती है और न ही बड़ी संख्या। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। लिखा है कि सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या एक पूर्णांक भी है। सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या एक पूर्णांक भी है, लेकिन सभी पूर्णांक न तो प्राकृत संख्या है और न ही पूर्ण संख्या। समझे बात को? वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 सब रहता है और पूर्ण संख्या में जीरो भी रहता है। तो पूर्णांक में भी जीरो है और 1 2 3 4 सब है। तो इसीलिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों क्या है? पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक जो है न तो प्राकृत संख्या है और न ही पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाला भी आ जाता है, अब प्राकृत और पूर्ण में माइनस वाला नहीं आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या एक पूर्णांक भी है, लेकिन सभी पूर्णांक न तो प्राकृत संख्या है और न ही पूर्ण संख्या है। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे सम संख्या। तो सम संख्या किसको कहेंगे? तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ... इनफाइनाइट अनिश्चित। तो कहने का मतलब है कि, और एक चीज़ देखिए कि सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है। अगर सम संख्या का इकाई अंक होता है 0 2 4 6 8, आप सम संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए और कोई हमसे पूछे कि सम संख्या के बारे में कि ये जो है 5 सम संख्या की विषम संख्या, तो ये अभी विषम है, लेकिन इस पर जब 0 दे दिए तो देखिए इसका इकाई अंक 0 हो गया, ये हो गया सम। इकाई अंक क्या है? 2, ये हो गया सम। इकाई अंक क्या है? 8, तो इसीलिए ये हो गया सम। देखिए इकाई अंक कितना है? 4, तो ये क्या हो गया? सम। तो कहने का मतलब है कि सम संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है। चलिए अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक ये सब रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या। चलिए अब विषम संख्या देखते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17 ... करके इनफाइनाइट। तो ये सब क्या है? विषम संख्या है। यहाँ लिख दिए एनबी में नोटबुक कि विषम संख्याओं का इकाई अंक 1 3 5 7 9 होता है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये 8 है, इस पे 9 हो गया, तो इकाई अंक कितना हो गया? 9। ये क्या हो गया? विषम संख्या। इस पे 1 दे दिए तो इकाई अंक क्या है? 1, इसलिए क्या हो गया? विषम संख्या। इकाई अंक कितना है? 3, ये क्या हो गया? विषम संख्या। तो याद रखिए कि जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। और सम संख्या में भी ये देख लिया आप लोग इस तरह से। तो चलिए, और आपको अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे बड़ा सम संख्या अगर पूछे तो अनंत होता है। सबसे बड़ी विषम संख्या पूछे तो सबसे बड़ी विषम संख्या भी क्या होता है? अनंत होता है, यानी आप उसका पता नहीं लगा सकते। तो चलिए इस तरह से हम क्या करेंगे,
आगे बढ़ते हैं और कुछ और मुख्य बिंदु पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए आगे हमारा क्या है, तो आगे हमारा हो गया अब अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। तो चलिए हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अभाज्य संख्या देखिए, वैसी संख्याएं जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और अपने के अलावा का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए और 5 ले लिए तो 5 का अपने 5 हुआ और एक हो गया ये एक, लेकिन 5 जो है 5 अपने यानी 5 और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से जिसमें भाग नहीं लगेगा, तो इसीलिए 5 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो वही बात लिखा है कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... अनंत। तो कहने का मतलब है आप ये 2 है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कोई पूछे तो 2 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर कोई हमसे पूछे तो अनंत, यानी आप नहीं बता पाइएगा। अब देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत है, यानी आप नहीं पता कर सकते। और आगे लिखा है कि 2 एकलौता सम अभाज्य संख्या है। देखिए 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, नहीं तो कोई ऐसा संख्या आपको सम नहीं मिलेगा जो अभाज्य होगा। तो 2 क्या है? एकलौता सम अभाज्य संख्या है। इस तरह से चलिए अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो वैसी संख्याएं जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अगर कोई हमको 12 के बारे में पूछे तो 12 एक से तो भाग लगेगा ही और 12 से भी लगेगा, और 12 के अलावा इसमें किसी और संख्या से लगा के देखिए। तो कोई और संख्या मान लीजिए हम 4 मानते हैं तो 4 से लग जाता है 12 में भाग, 4 तिया 12। 3 से भी लग जाता है 3 चौका 12। 6 से भी लग जाता है 6 दूना 12। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 12 में 12 और 1 के अलावा 4 से भी लग गया, 3 से भी लग गया और 6 से भी लग गया। तो इसीलिए 12 क्या है? भाज्य संख्या है। तो जैसे में आप देखिए भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है। भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 भी होता है, 16 भी होता है, 18 ... अनंत। तो कहने का मतलब ये है कि भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। और आपको अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या ... है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत है। कहने का मतलब सबसे बड़ी भाज्य संख्या का पता आप नहीं लगा पाइएगा। तो चलिए हम आगे और चर्चा कर लेते हैं। आगे है सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो 2 प्राकृत संख्या सह अभाज्य कहलाती हैं जब उसका महत्तम समापवर्तक 1 के बराबर हो। देखिए अगर कोई भी 2 संख्या ले लेंगे और उसका जब महत्तम निकालेंगे 1 आ जाए तो इसका मतलब वो 2 संख्या आपस में सह अभाज्य कहलाएगा। जैसे में देखिए 9 और 16। तो देखिए 9 और 16 का महत्तम निकाल के देखते हैं। तो 16 में लगाएंगे तो 9 दूना 9 9 एकान 9। 16 में से 9 कितना होगा? 7, और यहाँ 9 दे दिए तो 7 एकान 7। 9 में से 7 गया कितना हो गया? 2। फिर यहाँ पे हम 7 दे दिए तो 2 तिया 6। तो कितना हो गया? 1 क्या गया? मैं ये 2 दे देंगे इस तरह से, और 1 दूना 2। तो देखिए मौसौ हमारा कितना हो गया? मौसौ जो है वो हो गया 1। यही होता है जिससे पूरा लग जाता है वही में होता है। तो ये 9 और 16 का मौसौ जो निकला वो कितना आया? आंसर 1 आया। तो इसीलिए 9 और 16 आपस में क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। 7 और 10 को आप देख लीजिए। 7 से मान लीजिए हम 10 में लगाते हैं। 7 से अगर 10 में लगाएंगे तो 7 एकान 7। तो कितना हो गया? ये 3, और यहाँ पे हम 7 दे दिए तो 3 दूना 6। 7 में 6 कितना हो गया? 1। फिर यहाँ दे दिए 3, 1 तिया 3। 3 से 3 कट गया, मतलब घटा तो कट गया। तो
तो हमको अगर पूछे कि 7 और 10 का जो मौसो है वो कितना आया, 1, तो देखिए 7 और 10 का मौसो 1 आया, इसीलिए 7 और 10 आपस में क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए और भी चर्चा कर लेते हैं। अब है परिमेय संख्या। अब क्या है, परिमेय संख्या। अब है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 2/7, 7/4, 3, -5, 0, 8/1, 7/3 इत्यादि। मतलब और भी हमको कोई पूछे कि 0.3 है, ऊपर में ऐसे दे दिया, इसका मतलब क्या, ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0.78 दे दे, ऐसे कर दे, तो इसका मतलब ये होता है कि 0.787878, तो ये भी परिमेय संख्या हो। क्यों, क्योंकि ये जो दशमलव का जो ये जो प्रसार है वो क्या है, अशांत तो है, लेकिन अशांत में क्या है, आवर्ती है। तो अशांत में जो आवर्ती होता है तो वह भी परिमेय संख्या होता है और उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो खैर ये सवाल 9th के लिए है, जो हम बताएंगे तब आप लोग देखिएगा। तो अब देखिए अब क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए 0 भी परिमेय संख्या हुआ, 8 भी परिमेय है, 7 भी परिमेय है, 5 भी परिमेय है, -3 भी परिमेय है, क्योंकि इसके बट्टा हम 1 दे सकते हैं, इसके बट्टा हम 1 दे करके इसको हम परिमेय बोल सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मैं जो लिख दिए एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि सभी प्राकृत पूर्ण संख्या सभी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। देखिए ऐसा हो जाता है कि देखिए 5 प्राकृत संख्या है, 5 जो है पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, तो ये भी परिमेय भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके बटा हम 1 लिख सकते हैं। -3 ये क्या है, पूर्णांक है, इसके बटा हम 1 लिखेंगे तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या भी है। लेकिन सभी परिमेय संख्या न तो प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या है। कहने का मतलब कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या न तो प्राकृत हो सकता है, न पूर्णांक हो सकता है और न पूर्ण संख्या हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए 7/4 ही लिख दिए, ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन न तो पूर्ण है, न पूर्णांक है और न ही प्राकृत संख्या है। तो इसीलिए जो होता है ना, इसीलिए आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को न तो आप पूर्णांक कह सकते हैं और न ही पूर्ण संख्या कह सकते हैं और न ही प्राकृत संख्या कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि, लेकिन ये लिख दिए हैं, चलिए आगे देखते हैं। एन बी मतलब नहीं भूलना या नोटबुक। p/q में p को हम लोग अंश और q को हर कहते हैं। कहने का मतलब 5/7 है, तो ऊपर ये हो गया p और ये q, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर, और इस टोटल को हम लोग बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टे हर। ठीक है, तो अंश और हर में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम क्या करते हैं, अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये 9th में हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए 5/3 है अब प्लस 7/2 है, तो अगर इन दोनों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना तो ऐसे इसको जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो निकलता है। तो इस तरह से हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और जब 9th का मैथ शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, तो आप लोग देखिएगा वहीं पे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √2, √3, 3.12112। देखिए ये तो
ये दशमलव के बाद क्या है कि अशांत दशमलव है, अशांत में आवर्ती नहीं है, कहने का मतलब ये रुकेगा ही नहीं कभी। जब ये कभी नहीं रुकेगा तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार ये भी है कि रुकने का नाम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि देखिए पहले 2 था, फिर डबल 1 हो गया, फिर 2, फिर 3 को 1, 2, फिर 4 को 1, इस तरह से ये बढ़ते चला गया। इसीलिए इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या इसको नहीं कह सकते। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन दशमलव के बाद रुक करके ऐसा हो गया आवर्ती खंड में, जैसे 4 पॉइंट मान लीजिए 2 आ गया, 2 2 2 2 2 ही आता चला गया, तो देखिए केवल 2 ही बढ़ रहा है, तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए 1 2, फिर डबल 1 2, फिर 3 को 1, इस तरह से देखते हैं कि एक जो है ना कुछ दूर के बाद बढ़ता चला जा रहा है, तो इसीलिए ये अपरिमेय कहलाएगा। और एक पॉइंट लिखना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग अनंत अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए रूट में अगर मान लीजिए रूट 4 हो गया, तो इसको अगर कोई पूछेगा परिमेय क्यों अपरिमेय, तो यह परिमेय है। क्यों? क्योंकि जब हम 4 को गुणनखंड करेंगे तो रूट के अंदर में ये 2 गुणे 2 हो जाएगा, और रूट से बाहर निकलता है ज्वा लग के, तो देखिए इसका ज्वा लग गया तो 1 2 बार आ गया, तो ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। तो इसीलिए जो रूट में से गुणनखंड होकर के बाहर नहीं निकले वही अपरिमेय कहलाएगा। नहीं तो अगर कहीं रूट से बाहर निकल गया तो वो परिमेय हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग।